मनोहर लाल जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की उन्होंने शादी कर दी थी। अब उसके एक बेटा भी था। मनोहर लाल जी अपने पोते के साथ बहुत खुश रहते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन बहू ऐसी थी कि वह अपने बेटे को उसके दादाजी के पास जाने ही नहीं देती थी, क्योंकि वह उनसे नफरत करती थी और मनोहर लाल जी को अपने घर में देखना ही नहीं चाहती थी। वह चाह कर भी उन्हें घर से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि घर वह सारी जमीन जायदाद मनोहर लाल जी के ही नाम थी। इसी कारण वह उन्हें बात बात पर ताने मारा करती थी और बातें सुनाया करती थी। जबकि उनका दूसरा बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा था। वह बहुत कम ही घर आ पाता था। दोनों बेटों में जमीन और आसमान का फर्क था। एक बेटा अच्छा, पिता का सम्मान करने वाला, वहीं दूसरा बेटा उनकी बिल्कुल भी कद्र और ना ही सम्मान करता था, जिसके चलते उसकी पत्नी भी उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। आशीष आज बहुत समय बाद अपने घर जा रहा था, और क्योंकि आज वह इतने समय के बाद अपने घर जा रहा था, इसलिए वह बहुत खुश था कि आखिर इतने दिनों बाद वह अपने पिता से मिल पाएगा। दरअसल आशीष का कॉलेज में दाखिला हुआ था। उसके बाद से अब तक वह अपने घर नहीं आ पाया था, जिसका कारण था कि आशीष का कॉलेज उसके घर से बहुत दूरी पर था। कहने को तो आशीष अपने ही देश में था, लेकिन उसका घर देश के एक कोने में था और उसका कॉलेज देश के दूसरे कोने में था। इसलिए जल्दी से घर आना जाना नहीं हो पाता था और कभी कॉलेज के प्रैक्टिकल्स, कभी एग्जाम्स के चलते वह अपने पिता से मिलने ही नहीं आ पाया। आखिरी बार वह 2 साल पहले अपने घर आया था, जब उसकी माँ जी की मृत्यु हो गई थी। दरअसल आशीष के परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई भाभी और 1-2 साल का भतीजा था। 2 साल पहले आशीष की माँ की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। सभी बच्चों की तरह अपनी माँ की मौत पर आशीष भी बहुत रोया था। उसे भी अपनी माँ के जाने का बहुत दुख था, लेकिन उसे अपने पिता को भी संभालना था। इसीलिए आशीष ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को भी संभाला और अपने पिताजी को भी संभाला। आशीष का बड़ा भाई और भाभी शुरू से ही दोनों मतलबी थे, लेकिन माता पिता अपने बच्चों में भला कहाँ भेदभाव करते हैं। वे तो सबको एक समान ही समझते हैं। इसी तरह आशीष के माता पिता ने भी दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बड़ा बेटा पढ़ाई में होशियार नहीं था और ना ही इसका पढ़ने में कोई ध्यान था, तो उन्होंने उसकी शादी कर दी और वह गांव में ही अपने पिता की खेती बाड़ी संभाला करता था। गांव की सारी जमीन जायदाद की देखरेख वही करता था। अपनी माँ की मौत के बाद आशीष शहर चला गया। वह पिछले वर्ष भी गांव आना चाहता था, लेकिन महामारी के कारण अचानक लॉकडाउन लग गया और उसके बाद उसका आना संभव ही ना हुआ। और अब आखिरकार जब उसकी डिग्री पूरी हुई तो वह अब अपने घर आ सकता था। और इस बार आशीष सिर्फ अपनी डिग्री के साथ ही नहीं, बल्कि अपने पिताजी को एक और खुशखबरी देने के लिए आया था। दरअसल कॉलेज से ही उसे प्लेसमेंट मिला था और अब उसकी नौकरी लग चुकी थी। वह यही खुशखबरी देने के लिए वह और ज़्यादा उत्साहित था। और फिर इतने समय बाद वह अपने पिता से मिलने जा रहा था। जब से वह अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर गया, तब से वह उनसे नहीं मिला था। लेकिन जब तक उसकी माँ थी, तब तक वह भी पूरी तरह निश्चिंत था, क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे का ख्याल रख लिया करते थे। लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता बिल्कुल अकेले रह गए थे
और वह इसलिए अपनी माँ की मौत के बाद जब शहर वापस जा रहा था तो बहुत उदास था और उसने अपने भैया और भाभी को बहुत आराम से समझाया भी था कि भैया आप पापा का पूरी तरह से ख्याल रखना, बस 1-2 साल की ही बात है, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं खुद ही पापा का ख्याल रख लिया करूँगा। अब मेरी पढ़ाई पूरी होने में थोड़ा समय है, बस तब तक के लिए आप पापा का अच्छे से ख्याल रखना। और तब तो उसके भाई ने भी बड़ी खुशी खुशी हामी भर दी थी। कहा कि कोई बात नहीं छोटे, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे यह सिर्फ तेरे ही पापा हैं। अरे भाई, यह मेरे ही पापा हैं, तो तू निश्चिंत होकर जा, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और जब तेरी नौकरी लग जाएगी तब तू हम सबका ख्याल रखना, ठीक है ना। इतना कहकर उसने अपने छोटे भाई को शहर के लिए रवाना किया और अब आशीष अपने बड़े भाई संजय से आज्ञा लेकर और अपने पिता की आज्ञा लेकर शहर के लिए रवाना हो चुका था। जब से वह बस इसी आस में था कि कब उसकी पढ़ाई पूरी हो और उसे नौकरी मिले और कब वह घर जाकर अपने पिताजी की सेवा कर सके। और आखिरकार आज वह मौका आ ही गया जब आशीष की नौकरी लग चुकी थी और अब वह अपने पिता के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए गांव में ही रहने के इरादे से गांव की ओर आ रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसमें टैलेंट की कमी नहीं है तो उसे नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। और अभी तक उसने वहाँ शहर में कंपनी ज्वाइन भी नहीं की थी, तो इसलिए वह अपने पिता के पास आ रहा था। पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि जब मैं घर पहुंचकर पिताजी को देखूंगा तो वह मुझे अचानक से अपने पास देखकर कितने खुश हो जाएंगे, घर पर सब कैसे होंगे। बस इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते आशीष अपने घर की ओर बढ़ रहा था और इन्हीं सब सोच विचार के बीच आशीष का सफ़र पूरा हुआ और जैसे ही बस रुकी और कंडक्टर ने आवाज़ लगाई तो आशीष बस से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा, क्योंकि बस से उतरने के बाद भी कुछ दूरी तक उसके घर जाने का रास्ता पैदल का था। देखते ही देखते वह सफ़र भी पूरा हुआ और अब आशीष अपने घर के बिल्कुल सामने था। उसने बिना आवाज़ किए धीमे धीमे कदमों से अपने घर के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखना चाहा कि उसे अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई किसी को बुरी तरह से पीट रहा है। दरवाज़ा बंद होने के कारण ज़्यादा तो सुनाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन किसी के चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। घर के अंदर कोई व्यक्ति बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, बार बार कह रहा था कि मुझे मत मारो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं आगे से हर चीज़ का ध्यान रखूँगा, पर मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई तो बचाओ मुझे, ईश्वर के लिए मुझ पर हाथ मत उठाओ। कोई इंसान लगातार उसे पीटे जा रहा था। जब कुछ देर आशीष ने आवाज़ सुनी तो वह एकदम से घबरा गया। जब उसके मन में यह विचार आया कि कहीं यह उसके पिता तो नहीं, यह सोचते ही वह खुद ही बोल पड़ा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी ही देर में अंदर से चीख पुकार की आवाज़ें आना बंद हो गईं और आशीष ने झट ही दरवाज़ा खटखटाया कि तभी अंदर से किसी ने आवाज़ लगाकर पूछा कि कौन है, लेकिन आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इतनी ही देर में आशीष का बड़ा भाई संजय अंदर से चिल्लाता हुआ आया, अरे सुबह सुबह कौन मर गया? दरवाजे पर मुंह में आवाज़ नहीं है क्या?
यह बोलते बोलते आशीष को देखकर वह हक्का बक्का रह गया और कुछ क्षण तो आशीष को यूं ही देखता रहा। फिर अपने ही आप उसके मुंह से निकला, आशीष तुम? अचानक से, ना कोई खबर ना कुछ, इतनी ही देर में जैसे ही आशीष अंदर घुसने लगा कि संजय ने अजीब तरीके से उसे गले लगा लिया और जोर जोर से कहने लगा, आशीष तू अचानक कैसे आ गया, बिना बताए? अरे एक बार फ़ोन करके बता तो दिया होता। तब आशीष ने कहा, क्यों भैया, क्या मैं बिना बताए नहीं आ सकता क्या? यह घर किसी और का है जहाँ मुझे पहले से बताकर आना पड़ेगा। तब उसका भाई बोला, उससे दूर होता हुआ? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करता है मेरे भाई, यह घर तो तेरा ही है, जब मन करे तब तू यहाँ आ सकता है। इतनी ही देर में आशीष की भाभी की आवाज़ आई, सुनिए जी, अब आशीष से बाहर ही बात करते रहेंगे या उसे अंदर भी लेकर आएंगे? आशीष को लेकर अपने कमरे में चलिए। जैसे ही आशीष अंदर आया उसने अपनी भाभी के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। आशीष का भाई संजय उसे अपने कमरे में लेकर गया और उसे सोफे पर बिठा दिया। आशीष की भाभी उसके लिए पानी लेकर आई। आशीष पानी पीते पीते इधर उधर देख रहा था। वह अपने भैया भाभी से बोला, भैया भाभी, पापा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब उसके भैया भाभी दोनों कहने लगे, अरे कुछ नहीं, यहीं बाहर तक गए होंगे, थोड़ी बहुत देर में, घंटे 2 घंटे में लौट आएंगे। आशीष ने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वह अपने भैया भाभी से कहने लगा, भैया अभी अंदर से बहुत तेज़ तेज़ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वह सब आवाज़ें इतनी ही देर में उसका भाई टीवी ऑन करता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं आशीष, मैं टीवी देख रहा था और टीवी में मूवी चला रखी थी मैंने, बस इसलिए तुझे आवाज़ें आ रही होंगी कि अचानक से तेरी भाभी ने टीवी बंद कर दिया। तभी तो मैं बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए गया था और इतना ज़ोर से चिल्ला बैठा। आशीष ने कहा, वह तो कोई बात नहीं है भैया, आप बड़े हैं, अगर चिल्ला भी दिया तो क्या हुआ, पर मैं तो डर ही गया था वह सब आवाज़ें सुनकर। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है जो इतना रोने की आवाज़ आ रही है। इस पर उसके भैया और भाभी बोले, अरे कुछ नहीं आशीष, तुम भी ना परेशान हो जाते हो, और बताओ कि क्या खाने का मन है? तुम जो कहोगे तुम्हारी भाभी वही बनाएगी। इस पर आशीष बोला, नहीं नहीं भैया, अभी तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। अब आप तो जानते ही हैं भैया कि मुझे घर आने के लिए कितना सफ़र करना पड़ता है। मैं कल दोपहर से ही सफ़र कर रहा हूँ, तो मेरी तो बिल्कुल बुरी हालत हो गई है, इसलिए फ़िलहाल कुछ भी खाना नहीं चाहता हूँ, बस अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। जब सोकर उठूँगा तब आप दोनों के साथ ही कुछ खा लूँगा। भाभी आपका जो भी मन करे आप बना लेना। इस पर उसकी भाभी ने गर्दन हिला दी। आशीष जैसे ही बैग उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ा कि संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे वहाँ कहाँ जा रहा है, यहीं आराम कर ले, इस कमरे में आराम नहीं कर सकता क्या? तब वह बोला, अरे नहीं भैया भाभी, यह आपका कमरा है, मैं अपने कमरे में ही आराम कर लूँगा ना। और मेरा भतीजा कैसा है? भैया मैं तो पूछना ही भूल गया। तब उसके भाई ने बताया कि उसका बेटा ओम स्कूल गया हुआ है और वह 2 घंटे में स्कूल से आ जाएगा। इस पर गर्दन हिलाता हुआ आशीष बोला, अच्छा तभी मैं कहूँ कि घर इतना खाली खाली सा कैसे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में जब मैं सोकर उठूँगा तब तक पापा और ओम दोनों आ जाएंगे। उसके बाद सब खूब मस्ती करेंगे साथ में मिलकर, और फिर मैं आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया हूँ,
तो मिलकर सारे गिफ्ट भी खोलेंगे। संजय ने अपने भाई को कमरे से निकलने ही नहीं दिया और उसे वहीं बिठा दिया और बोला कि तेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू यहाँ आराम कर ले। इतनी गर्मी में बिना पंखे के वहाँ कैसे सोएगा। आशीष ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और लेट गया। अपने पिता के बिना घर तो खाली खाली लग ही रहा था, पर उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, 1-2 घंटे आराम से सो जाता हूँ। वह बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था, इसलिए अपने भैया भाभी के कमरे में ही वह लेट गया और इधर संजय और उसकी पत्नी कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर तक तो संजय और उसकी पत्नी यूं ही घर में इधर उधर घूमते रहे। संजय की पत्नी खाना बनाने लगी। इतनी ही देर में आशीष को भी नींद आ गई कि तभी संजय कमरे में आया और उसने आशीष को जगा कर देखा, लेकिन आशीष गहरी नींद में था। वह यूं ही पड़ा हुआ था। आशीष को सोता देख कमरे का दरवाज़ा यूं ही लगाकर कमरे से बाहर चला गया और दोनों पति पत्नी दूसरे कमरे में जाकर कुछ करने लगे। खटपट की आवाज़ें हो रही थी, लेकिन आशीष गहरी नींद में था कि तभी अचानक लाइट चली गई और आशीष की गर्मी के कारण नींद खुल गई। थोड़ी ही देर में आशीष पसीने से तर-बतर हो गया, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसे धीमी धीमी कुछ आवाज़ें आने लगीं। संजय और उसकी पत्नी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। आशीष ने बहुत शांति से कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल कर आया। दूसरे कमरे में संजय और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब क्या करें, यह बुढ़ा तो बेहोश पड़ा है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर इसके बारे में आशीष को पता चला तो वह इतनी आसानी से चुप तो नहीं बैठेगा। संजय की इस बात पर उसकी पत्नी बोली, देखो जी, कुछ भी करके इस बुढ़े को होश में लाओ। बिना बात ही मुझे अपनी जान को झंझट नहीं करवाना है। अगर यह मर वर गया तो मेरी जान को आफत हो जाएगी। अगर आशीष नहीं होता तो इसका कुछ करते भी, लेकिन अब तो आशीष भी यही है और अपने बाप से मिलना भी चाहता है। ऐसे में अब उसका क्या किया जाए। उसकी बातें सुनकर आशीष एक झटके से कमरे के अंदर घुसा और जैसे ही वह कमरे में घुसा तो उसने देखा कि जमीन पर उसके पिता बेहोश पड़े हुए हैं, जिनके सिर से खून निकल रहा था और उनके कमरे में भी बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। आशीष के भैया भाभी उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही आशीष को उन दोनों ने कमरे में देखा तो वह ऐसे नाटक करने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। दोनों खुद ही जोर जोर से चिल्लाकर अपने पिता को उठाने लगे। उठो पिताजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आशीष, देखो ना, अचानक पापा को क्या हो गया। शायद इनका पैर फिसल गया, जिससे गिरकर उनको चोट लग गई है। मैं जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूँ, थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ जाएगी। आशीष अपने पिता के पास गया और दौड़कर उन्हें अपनी गोदी में उठाया। आशीष ने देखा तो उसके पिता के माथे पर खून जम गया था और जितना भी खून नीचे निकला था वह खून जमा हुआ था, कहो कि पूरी तरह से निकल चुका था। आशीष ने उस पल कुछ भी ना कहा, पर दौड़कर अपने पिता को वह अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में ही आशीष ने पुलिस को बुला लिया। संजय और उसकी पत्नी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे और ना ही उन्हें पता था कि आशीष ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया है। लेकिन आशीष ने तब तक इंतज़ार किया जब तक उसके पिता को होश ना आ गया और जैसे ही डॉक्टर ने आशीष से कहा कि उसके पिता को किसी भी पल होश आ सकता है तो आशीष ने यह बात अपने भैया भाभी से छुपाई और उनसे कहा कि आप घर जाकर
पापा के लिए कुछ खाना को बना लाइए। इतनी देर में पापा के साथ मैं रुक जाता हूँ। संजय ने भी आनाकानी न करते हुए इस बात पर हामी भर दी और दोनों पति पत्नी घर चले गए। इधर आशीष, जिसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी, वह बस अपने पिता के होश में आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसके पिता को होश आया, वैसे ही आशीष अपने पिता के पास उनसे मिलने के लिए अंदर गया। उसके पिता को ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण और इस उम्र में ज़्यादा खून बह जाने के कारण वह बेहोश हो गए थे। लेकिन अब डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया तो उन्हें होश आ गया और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इधर आशीष अपने पिता से सच जानने के लिए उसने अपने भाई को घर भेज दिया था और अब उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उसे पता चला कि दरअसल उसके जाने के बाद उसके भैया भाभी ने उसके पिता के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी तो आशीष ने पुलिस के सामने ही अपने पिता के बयान दर्ज करा दिए। तब पुलिस को और आशीष को उसके पिता ने बताया कि आशीष के शहर चले जाने के बाद उसके भैया भाभी का बर्ताव उसके पिता के प्रति बदलने लगा। लगभग 2-4 महीने बाद ही वे लोग अपने पिता से उल्टा जुबान चलाने लगे। धीरे धीरे आशीष के पिता ने संजय और उसकी पत्नी से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। अब ना तो वे संजय से कुछ कहते और ना ही उसकी पत्नी से, लेकिन इस पर भी उन दोनों को शांति नहीं मिली। अब तक जो बहू अपने ससुर को खाना बनाकर दे दिया करती थी, वही बहू अपने ससुर से उम्मीद करने लगी कि वह अपने सब काम खुद ही कर लिया करे। आशीष के पिता मनोहर लाल जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए बेचारे अपना सब काम खुद ही करने लगे। चाहे वह कपड़े धुलना हो, अपना खाना लेकर खाना हो या फिर अपने बाकी के जो भी काम होते हैं वह खुद ही किया करते। बेटे बहू से कुछ भी बात कहना तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि वे उनकी कोई बात सुनते ही नहीं थे। घर में शांति रहे, इसलिए मनोहर लाल जी अपने बेटे बहू के कहे अनुसार उनकी हर बात मानने लगे। आशीष से जब भी बात होती तो वह उसे कुछ भी इसलिए नहीं बताते कि आशीष घर के बाहर रह रहा है, फालतू में परेशान हो जाएगा, इसलिए वह उसे कुछ नहीं बताया करते। लेकिन बीतते समय के साथ परेशानियां बढ़ती ही चली गईं। संजय और उसकी पत्नी अपने पिता पर रोब झाड़ने लगे। उन्हें उनके छोटे मोटे खर्चे भी गिनाने लगे, क्योंकि संजय के पिता के पास अब उनकी कोई संपत्ति भी शेष नहीं रह गई थी, तो वह बेचारे भी मजबूर थे। बीतते समय के साथ संजय की और उसकी पत्नी की बदतमीजी बढ़ती गई। वह अपने बूढ़े बाप से केवल अपने ही नहीं बल्कि घर के अन्य काम भी कराने लगे थे, और यदि वह काम सही से नहीं करते तो वह उनसे उल्टा गाली गलौज किया करते थे। आज दरअसल संजय की पत्नी ने अपने ससुर को कहा था कि वह सारे कपड़ों को धो दे, और संजय के पिता जी ने रंगीन कपड़ों के साथ ही बहू और बेटे के कुछ सफ़ेद कपड़े धो दिए, जिससे उनमें दाग लग गए, और इसी बात पर बेटे और बहू ने उन्हें जमकर पीटा, जिससे उनके सिर से खून निकल आया और वे वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कि तभी उन्होंने बेहोश होते होते देखा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिसे देखने के लिए संजय गया था, लेकिन वह कौन था? मनोहर लाल जी यह सब नहीं देख पाए और उनसे पहले ही वह बेहोश हो गए। अब जब आशीष और पुलिस ऑफिसर ने मनोहर लाल जी की सारी बात सुनी तो वे लोग बहुत चौंक गए, और इतनी ही देर में अब तक संजय और उसकी पत्नी भी अस्पताल
पहुंच चुके थे। जैसे ही वे लोग वार्ड के अंदर घुसे तो पुलिस को देखकर वे चौंक गए, लेकिन पुलिस वाले कुछ दूरी पर थे तो उन्हें यह नहीं पता चला कि यह किसके लिए है। लेकिन जैसे ही संजय और उसकी पत्नी अपने पिता को खाना देकर वहां बैठे कि तभी पुलिस ने आगे बढ़कर उन्हें अरेस्ट कर लिया। आशीष ने अपने पिता को अपने भाई भाभी के चंगुल से आज़ाद कराया और उनके खिलाफ थाने में फिर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके आधार पर उन दोनों पर केस चलने लगा और उन्हें कुछ समय के लिए कैद में डाल दिया गया। अब आशीष अपने पिता को अपने साथ ही लेकर चला गया और साथ ही वह अपने भैया भाभी से आखिरी बार मिलकर यह सब कह गया, क्या आपने जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही इसके लिए मैं कभी आपको माफ़ कर सकता हूँ। आज के बाद मेरा और मेरे पिताजी का आपसे कोई संबंध नहीं है। भूल जाइए कि आपके परिवार में आप दोनों के बिना भी कोई और है। और जहाँ तक बात रही मेरे भतीजे की, तो आपको यह जो कुछ सालों के लिए कैद में डाला गया है ना, मैं इस बारे में उसे कुछ नहीं बताऊंगा। उसे भी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और जब आप अपने कर्मों की सज़ा भुगत लेंगे तो आप यहाँ से बाहर निकलकर मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दीजिएगा। मैं आपके बेटे को वापस आपको सौंप कर चला जाऊँगा, लेकिन आज के बाद मेरे पिता और मैं आप दोनों के लिए मर चुके हैं और आप दोनों हमारे लिए अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। यह सब कहकर आशीष वहाँ से चला गया। अपने भतीजे को और अपने पिता को अपने साथ लेकर आशीष ने अब उसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने पिता के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। उसके पिता भी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद आशीष के पिता ने अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर शादी करवा दी। जब आशीष की पत्नी आई तो वह उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देती थी। यह देखकर आशीष को भी खुशी होती थी। उधर दूसरी तरफ आशीष के भाई और भाभी जेल में सजा काट रहे थे और उनका बेटा आशीष के पास ही था। आशीष अपने भतीजे का भी पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। उसे रोज़ स्कूल भेजता, उसे पढ़ाता था, लिखाता था। साथ ही वह अपने पिता का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। आशीष के पिता अपने बेटे को इस तरह से सारी जिम्मेदारियां निभाते देखकर फूले नहीं समाते थे। तो दोस्तों, आशीष ने अपने पिता के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।